सभी लोग, आज नया अध्याय चालू हमारा हो रहा है। अभी तक हमने संज्ञाएं जानी थी कि कौन कौन सी संज्ञाएं हमारी होती हैं। आज संज्ञाओं के बाद हम संधि करना सीख रहे हैं, संधि करना जान रहे हैं कि कैसे हमको संधि करनी है और क्या करनी है। और संधि करने के लिए जो नियम संज्ञाएं हमारे बीच में बताई गई हैं, उन संज्ञाओं को हमको याद रखना है और यहाँ पर उसका प्रैक्टिकल करना है। सर्वप्रथम प्रश्न किया जाता है, कह संधि ही, संधि किसे कहते हैं? ये परिभाषा है। किसी ने पूछा कि संधि किसे कहते हैं, तो हमारे बीच में आचार्य भगवंत परिभाषा कहते हैं, पूर्वोत्तर वर्णानाम व्यवधानेन परस्परेण संधानम संश्लेषः संधि ही। अर्थात पूर्वोत्तर वर्णानाम, पूर्व और उत्तर, पूर्व माने पहले वाला, उत्तर माने दूसरा वाला। पहला और दूसरा जो वर्ण है उसको अव्यवधानेन, दोनों के बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। तब परस्परेण, उन दोनों को जोड़ देने का नाम संधानम संश्लेषः संधि। संश्लेष क्या हो, संधानम क्या हो, संधि क्या हो, यह एकार्थवाची है। पुनः परिभाषा को याद करते हुए इसको ध्यान रखें। कहा संधि, प्रश्न किया गया संधि किसे कहते हैं, तो कहते पूर्वोत्तर वर्णानाम व्यवधानेन परस्परेण संधानम संश्लेषः संधि ही। अर्थात पूर्व माने पहला पद, पूर्वो ह्रस्वा परो दीर्घा से आप समझ सकते हैं। पूर्वोत्तर, पूर्व माने पहला वाला, उत्तर माने दूसरा वाला। इन दोनों वर्णों के बीच में, वर्णानाम वर्णों के बीच में अव्यवधानेन, जो नियम बताया जाए, जो शर्त बताई जाए, उस शर्त के बीच में कोई व्यवधान ना हो। जो शर्त नियम बताए जाएंगे वो शर्त यदि मिलती हो तो आप संधि कर सकते हैं। परस्परेण, दोनों को, संधानम जोड़ देना, उनको एक में कर देना, उसी का नाम संधि है। ऐसा जानना चाहिए। अब ऐसा जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी प्रक्रिया को ध्यान रखें। जो भी शब्द हमारे बीच में आएगा, जो सूत्र आएगा, उस सूत्र के पहले कुछ लिखा हुआ होगा। जो सूत्र के पहले लिखा हुआ है, जिसको कहेंगे हम कच्चा कच्चा सामान, कच्चा आइटम, और उन दो वर्णों को फिर परस्पर में जोड़ने की कोशिश करेंगे, फिर हो जाएगी संधि। तो कभी भी हम कोई सूत्र को यदि पढ़ते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो आचार्य भगवंत पहले कच्ची स्थिति को हमारे सामने रखते हैं। कच्ची स्थिति का मतलब है कि जो कपड़ा है उसको हमारे सामने रखेंगे, फिर अगले सूत्र के बाद फिर उस कपड़े की कटिंग करके, सिलाई वगैरह करके पैंट और शर्ट के रूप में हमारे बीच में रखेंगे। उसका नाम है संधि। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण हमारे बीच में दिए जा रहे हैं। सबसे पहला जो आज संधि का प्रकरण चल रहा है उसका नाम है दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि किसमें होगी, तो जो अपन ने 10 समाना, ये सूत्र जो पढ़ा है, वो 10 समाना माने 10 समान संज्ञक जो वर्ण है, उनके मध्य जो संधि होगी उसका नाम है दीर्घ संधि। फिर 10 समाना में तेसाम दो द्वावन्योन्नस्य सवर्णौ, ये चौथे नंबर के सूत्र को भी याद रखना है कि जिसकी परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है, उनको ही सवर्ण एक रूप कर देने का नाम दीर्घ संधि है, किसी और को नहीं। तो यहाँ पे दीर्घ संधि का प्रकरण है। तो यहाँ पर तेसाम दो द्वावन्योन्नस्य सवर्णौ से अपन ने सवर्ण संज्ञा की है, उन्हीं के बीच यहाँ पर संधि जो की जा रही है उसी का नाम है दीर्घ संधि। तो यहाँ पर हमारे बीच में लिखा हुआ है तव धन अभ्युदया, ये कॉपी पे लिखा हुआ है, आप भी अपने बीच में लिख लीजिए। तव धन अभ्युदय, कांता धन आगता, दो चीजों को आप लिख लीजिए, बाकी के अपने आप आपको करके समझ के बताना है। लिखे हुए तो सभी है, नीचे तक लिकारेण पूरा का पूरा लिखा हुआ है, जो आपको अंडरलाइन की जा रही है। केवल आपको 2 उदाहरण आपके बीच में है, बाकी के उदाहरणों को आपको अपने मन से, अपनी बुद्धिमत्ता से सिद्ध करना है। तो यहाँ पर तव धन अभ्युदय है। अब यहाँ पर संधि करना है तो ध्यान रखना, आपको दिख रहा होगा तव है, ता है, वाह है, लेकिन वास्तविकता ये है कि तव में ता है, ता में आ है, वाह में आ है।
दो व्यंजन हैं, दो स्वर यहाँ पर हैं, चार वर्ण हैं। तो चार वर्ण है तो उन चार वर्णों को सबसे पहले हम अलग अलग करेंगे। तो आप अपनी कॉपी में सबसे पहले ऊपर लिखिए तव धन अभ्युदय, और थोड़ी सी दो चार लाइनें छोड़कर लिखिए कांता धन आगता। ऐसा लिखने के बाद में तब में जो जो अक्षर है उनको अलग कीजिए। तब ये पूर्व पर है, पूर्व पद है, ध्यान रखना। और जो अभ्युदय है, जो आगता है, जो उत्तर पद है। तो तब ये पूर्व पद है, अभ्युदय जो उत्तर पद है, कांता ये पूर्व पद है, और आगता ये उत्तर पद है। ददी ये पूर्व पद है, इदम ये उत्तर पद है। नदी ये पूर्व पद है, ईहते ये उत्तर पद है। वसु ये पूर्व पद है, उभयो ये उत्तर पद है। बधु धन ये पूर्व पद है, ऊढ़ा ये उत्तर पद है। पितरी ये पूर्व पद है, और ऋषवा ये उत्तर पद है। मातृ ये पूर्व पद है, और ऋकारेण ये उत्तर पद है। क्री ये पूर्व पद है, और ऋकारः ये उत्तर पद है। और क्री ये पूर्व पद है, और ऋकारेण ये उत्तर पद है। ये सभी दृष्टांत हमारे बीच में रखे गए हैं, इनके मध्य में हमें संधि करना है। तो संधि की परिभाषा जो रखी है उसको नियम पहले याद कर लीजिए। पूर्वोत्तर वर्णानाम अव्यवधानेन परस्परेण संधानम संश्लेषा संधि। पूर्वोत्तर माने पूर्व और उत्तर, पूर्व माने पहला पद, उत्तर माने दूसरा पद। इन दोनों के पद में अव्यवधानेन किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना आए, वहां पर आप परस्परेण दोनों को संधानम जोड़ देना, संश्लेष कर देना, उसी का नाम है संधि। ये तीनों एकार्थवाची है, संधानम कहो, संश्लेषा कहो, संधि कहो, एक ही बात है। तो यहाँ पर परिभाषा को ध्यान रखते हुए हमारे सामने तव धन अभ्युदय। तो हम ताको लिखेंगे, ताको लिखने के बाद नीचे हलंत कर देंगे, फिर उसके सामने लिखेंगे आ, फिर उसके बाद लिखेंगे वा, फिर उसके बाद में से उसको वा को हलंत लिखेंगे, उसके सामने लिखेंगे आ, और उसके बाद धन का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे अभ्युदया। अब हमें पूरा पद को अनतिक्रम नहीं करना है, नहीं तो हम अनतिक्रम अभ्युदय का भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा उससे कोई फायदा नहीं है। हम केवल अभ्युदय के आ को पहले रख लेंगे और भ्युदया थोड़ा सा दूर रख लेंगे। अब यहाँ पर नियम क्या बताया जा रहा है? पूर्व पद, पूर्व पद में हमने तब को अलग अलग किया है। तो ता आ, ता व्यंजन है, आ स्वर है। वह व्यंजन है, आ स्वर है। अब स्वर संधि में स्वर के सामने स्वर होना चाहिए, यहाँ पर गाड़ी नहीं बैठी। अब तब का जब आ है और अभ्युदय का आ है, यहाँ पर स्वर के सामने स्वर मिल गया है। तब के वा में आ है और अभ्युदय का आ है, तो स्वर के सामने स्वर है। एक नियम पहले मिल गया कि आ के सामने आ स्वर है। अब दोनों क्या है? तो हम पहले पहुंचेंगे 10 समाना। ये दोनों 10 समान संज्ञक में समान संज्ञक वर्ण हैं। फिर उसके बाद में तेसाम द्वौ द्वावन्योन्नस्य सवर्णौ, उस सूत्र से ये निर्णय कर लिया कि ये दोनों परस्पर में सवर्ण संज्ञक हैं, और सवर्ण संज्ञक हैं तो और इनके बीच में कोई व्यवधान भी नहीं है। ता के बाद में आ है, फिर बा है, ये फिर बा के बाद में आ है, तो उसमें बा का व्यवधान आ गया। लेकिन यहाँ तब के आ के बाद और अभ्युदय के आ के बीच में, दोनों के बीच में कोई व्यवधान नहीं है, डायरेक्ट आ के सामने आ है। तो ये जो अपन ने अलग अलग किया, ता आ वा आ, ये अपनी मर्जी से नहीं करना है। ये सूत्र हमारे बीच में आता है अनतिक्रमयन विश्लेषियेत, अनतिक्रमयन विश्लेषियेत। अर्थात जो वर्ण हैं, उन वर्णों का जो मिला हुआ पद है, उन वर्णों को अलग अलग कर दीजिए। संघटितान वर्णान अनतिक्रमयन विश्लेषियेत इति विश्लेष्याः। अर्थात जो मिले हुए शब्द हैं, उन मिले हुए शब्दों को, एक एक शब्दों को, एक एक अक्षर को, एक एक वर्ण को अलग अलग कर देना, उसका नाम है विश्लेष्या। उसी को विश्लेष्या कहते हैं या विश्लेषण कहते हैं। अब हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। अब हमने को क्या करना है? तो हमारा का निर्णय ये हो गया कि आ और आ के सामने आ है,
यानी कि दो सवर्ण वर्ण हमारे सामने आ चुके हैं। अब जो दो सवर्ण वर्ण हमारे बीच में आ गए हैं तो क्या करें, तो हमारे बीच में मुख्य सूत्र है 24 नंबर का। आपको 23 नंबर का सूत्र याद रहे या ना रहे, आप 23 नंबर का सूत्र याद करें या ना करें, अपनी मर्जी से भी पदों को अलग अलग कर लें, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेन सूत्र हमारा जो किंग है, राजा है, वह हमारे बीच में आ रहा है, जो आपको याद होना चाहिए। सूत्र से ही मैं अर्थ लगाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आप भी कोशिश ये करना कि सूत्र से ही मेरे को अर्थ समझ में आ जाए। और सूत्र से यदि आपको अर्थ समझ में नहीं आता है तो उसका संस्कृत छाया जो नीचे लिखी हुई है उससे अर्थ लगाने की कोशिश करना। और वहां से भी यदि गाड़ी नहीं बनती हो तो फिर अर्थ से सीखने की कोशिश करना, वो सबसे बाद में है। अब ध्यान रखना, सूत्र से यदि आपको अर्थ नहीं समझ में आ रहा और संस्कृत छाया जो टीका है उससे भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी के अर्थ से तो आपको समझ में आने का ही नहीं, ये आप पक्का निर्णय कर लेना। इसलिए सूत्र से पहले समझना, फिर उसके बाद में संस्कृत छाया है उससे समझना, और दोनों से समझ में आ जाए तो पक्का करने के लिए अर्थ क्या कह रहा है, उसके बाद यदि अर्थ को आप देखते हुए जो आपको समझ में आया है उसको आप देखने की कोशिश करेंगे, तब अर्थ आपका काम में आएगा। नहीं अर्थ को आप पढ़ते चले जाएंगे, उसकी भाषा क्या कहा है और आप चेक ही नहीं कर पाएंगे। तो देखिए सूत्र क्या कहला है, समाना सवर्णे। समाना माने होने पर, ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो समाना जो पहला वाला है उसको दीर्घ हो जाता है, और परश्च जो दूसरा वाला है उसका लोपम, जो दूसरे वाला है सवर्ण वर्ण है उसका लोप हो जाता है। सूत्र से देखिए अर्थ, समाना सवर्णे, समान संज्ञक सवर्ण के होने पर, ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो दीर्घी भवती, किसको दीर्घ होगा, पहले वाले को, दूसरे वाले को नहीं। और दूसरे वाले का क्या होगा, परश्च लोपम। और दूसरा वाला जो समान संज्ञक सवर्ण है उसका लोप हो जाएगा। यानी कि तव का जो आ अपन ने निकाल के बाहर रखा था, उस तव के आ को दीर्घ हो जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा आ। और अभ्युदय का जो आ है उस अभ्युदय के आ का लोप हो जाएगा। अब लोप कर दिया। अब हमने अलग अलग वर्ण किए थे, अब हमको ता में आ जोड़ना है, बा में बड़ा आ जोड़ना है। कैसे जोड़ें, आप अपनी मर्जी से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए सूत्र निर्धारित है, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत। ये 23 नंबर का सूत्र हमेशा पृथक पृथक करता है, और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत ये 25 नंबर का सूत्र जोड़ता है। ये सूत्र कहता है अस्वरम व्यंजनम परवर्णम नयेत, अर्थात जो स्वर रहित व्यंजन है जिसमें कोई भी स्वर ना हो, उसके सामने यदि स्वर हो तो उस वर्ण को अपने पास बुला लेता है या खुद उसके पास में चला जाता है। तो जो तामे से अपन ने आ बाहर निकाला था वो तामे आ वापस जुड़ जाएगा, और वामे से जो छोटा आ निकाला था वो अब बड़ा हो चुका है, इसलिए वह उसमें जुड़ जाएगा। अभ्युदय का जो आ है उसका लोप हो चुका है, तो बन जाएगा पूरा प्रयोग तबाभ्युदया। अब अपने को इतना विशेष ये ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज अपने पास में थी कांता धन आगता। अब कांता में से भी आ को बाहर निकालेंगे, वैसे पूरे को बाहर निकालेंगे, का आ ना आ आ, इसके बाद में लिखेंगे आगता। अब यहाँ पर भी वही व्यवधान वाली बात आएगी कि का के सामने आ है, आ के सामने ना है, ना के बाद ता है, तो यहाँ पर स्वर के सामने स्वर नहीं है, स्वर के सामने स्वर नहीं होने पर यहाँ पर भी शर्त नहीं मिली। फिर देखा कि कांता का जो आ है और उसके बाद जो आगता का आ है, यहाँ पर आमने सामने स्वर हैं, तो आमने सामने स्वर मिले तो हमको समझ में आ गया। फिर समाना सवर्णे, समान संज्ञक भी हैं,
फिर तेसाम द्वौ द्वावर्णोन्नस्य सवर्णौ, तो सवर्ण संज्ञक भी हैं। ये पूरी शर्त मिलने पर सूत्र लगता है समानः सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम। तो जो कांता का आ है, यद्यपि वो पहले से ही दीर्घ है, तो उसको और अतिरिक्त दीर्घ करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो आगता का आ है, उस आगता के आ का परस्य लोपम लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा कांता गता। कांता गता ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। तो 24 नंबर का सूत्र पुनः शुद्ध उच्चारण के साथ समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम, अर्थात समान संज्ञक सवर्ण के होने पर पहले वाले को दीर्घ होता है, परश्च दूसरे वाले का लोपम लोप हो जाता है, तो बन जाएगा तवाभ्युदयः कांता गताः। अब हम कहेंगे क्या करना है हमको, कहते हैं जो इसके आगे क्या है तो उसको आप लोग खुद ही सिद्ध कीजिए। आपके पास में था दधी धन इदम, अब दधी धन इदम था तो उसको भी आप अलग अलग करेंगे, दद धन ई धन इदम। तब ई के सामने ई समान संज्ञक वर्ण है और परस्पर में सवर्ण संज्ञक है, तो परस्पर में सवर्ण संज्ञा होने के कारण जो दधी की ई है उसको समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम से दीर्घ कर देंगे, और जो इदम की ई है उसका लोप कर देंगे, तो बनेगा ददीदम। फिर नदी धन ईयते है, नदी की ई अपने आप में दीर्घ है, तो दीर्घ को पुनः दीर्घ नहीं करना है और ईयते के ई का लोप हो जाएगा, तो बनेगा नदी हते। उसके बाद में वसु धन उभयो, वसु का छोटा ऊ है और उभयो का ऊ है, तो वसु के ऊ को बड़ा ऊ हो जाएगा और उभयो के वा का लोप हो जाएगा। फिर आएगा बधु धन ऊढ़ा, यहाँ पर बधु का ऊ अपने आप में दीर्घ है और ऊढ़ा के ऊ का लोप हो जाएगा, तो बनेगा बधूढ़ा। ऐसे ही पितृधन ऋषवा, दोनों जगह रिरी रिरी है, तो पहले वाली को दीर्घ हो जाएगा और ऋषवा वाली रिरी का लोप हो जाएगा। फिर मातृधन ऋकारेण, पहली वाली जो मातृ है उसको दीर्घ हो जाएगा और ऋकारेण की रिरी का लोप हो जाएगा। ऐसे ही क्रीधन ऋकारा, तो क्री में जो रिरी है वो दीर्घ हो जाएगी और ऋकार की रिरी का लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा क्रीकारा। और फिर क्री धन ऋकारेण, यहाँ पर भी क्री के रिरी को दीर्घ हो जाएगा तो क्री बन जाएगा और ऋकारेण की रिरी का लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा क्रीकारेण। सूत्र कौन सा लगेगा, केवल एक, समानः सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम, ये सूत्र लगेगा और ये 5 दूनी 10 प्रयोगों को सिद्ध करेगा। अब हमारे बीच में समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम ये सूत्र आया। अब हमारे अरुण भैया जी प्रश्न कर रहे हैं कि भैया जी आपने हमको पढ़ाया तव धन अभ्युदय, तो तव धन अभ्युदय में वा में छोटा आकार था और अभ्युदय का आ छोटा था, तो हमने छोटे वाले पहले वाले जो हिरस्व था उसको दीर्घ कर दिया और अभ्युदय के आ का लोप कर दिया। अब हमारे पास में दूसरा जो प्रयोग है वो है कांता धन आगता। जब कांता आगता में से हमने कांत धन आगता, यहाँ पर कांता का जो आ है और आगता का आ है, सूत्र कहता है समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, कहते समान संज्ञक सवर्ण के होने पर दीर्घ होता है। तो यहाँ पर जो कांता का जो आ है जो दीर्घ था उसको क्या और दीर्घ करें क्या, क्योंकि सूत्र कहता है समाना सवर्णे दीर्घी भवती, जो पहला वाला वर्ण है उसको ये तो नहीं लिखा कि ह्रस्व को ही दीर्घ करना के दीर्घ को दीर्घ और नहीं करना। तो प्रश्न किया गया कि जो पहला जो कांता का है उसको क्या और ज्यादा दीर्घ कर दें क्या,
ऐसा प्रश्न जब किया गया तो उनके प्रश्न के जवाब में हमारे आचार्य भगवंत एक श्लोक देते हैं कि सामान्य श्रावक भ्रमित न हो जाए, ये कातंत्र व्याकरण बाल बोधाय कथ्यते। मंगलाचरण में ही आचार्य भगवंत ने अपना अभिप्राय बता दिया कि भैया ये बालकों के लिए है। सामान्य बालक का मतलब यह है कि जो बुद्धि से अज्ञान है, बुद्धि से कमजोर है, उस बालक के लिए है। बालक का मतलब उम्र से नहीं लेना। मतीकृत बालक यहाँ पर पहले ही बता चुके कि जो मतीकृत बालक है, ना शरीर की अवगाहना से लेना, ना आयु से लेना, लेकिन जो मतीकृत बालक है, मति बुद्धि जिसमें कम है, वो चाहे 80 साल का भी हो तो वह बालक है, 8 साल का भी हो तो वह भी बालक है। तो यहाँ पर मतीकृत बालक के लिए ग्रंथ है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, श्लोक देते हैं, अदीर्घो दीर्घताम याति नास्ति दीर्घस्य दीर्घता पूर्वम दीर्घस्वरम दृष्ट्वा परलोपो विधीयते। तो यहाँ पर जो समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, ये सूत्र जब हमारे बीच में आया तो प्रश्न उठाया गया कि ह्रस्व को तो दीर्घ कर दिया, लेकिन जब दीर्घ पद आया है तो क्या करें? तो कहते अदीर्घो दीर्घताम याति। अदीर्घो माने जो दीर्घ नहीं है, अर्थात जो ह्रस्व है, उस ह्रस्व को तो दीर्घताम, दीर्घता को प्राप्त, याति माने हो जाता है। फिर प्रश्न ये किया था कि कांता धन आ, धन आगता है, यहाँ पर जो दीर्घ है उसको और क्या दीर्घ करें? तो कहते हैं नास्ति दीर्घ से दीर्घता, जो दीर्घ है उसको और दीर्घ मत कर देना। नास्ति माने नहीं, दीर्घ से दीर्घता नास्ति, दीर्घ को और दीर्घ नहीं कर देना। फिर सामने वाला प्रश्न करता है, फिर करें क्या? आपने तो कह दिया समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, तब करें क्या? तो तीसरी लाइन में उत्तर देते हैं, पूर्वम दीर्घ स्वरम दृष्टवा। पूर्व का जो दीर्घ स्वर है उसको देखो भर, कुछ मत करो, उसको छेड़ो नहीं, उसको परेशान मत करो। कहते पूर्वम दीर्घ स्वरम दृष्टवा, जो पहले का दीर्घ स्वर है उसको केवल अपनी चक्षु इंद्री से देखो, और पर लोपो विधीयते, और अपने पेन से कापी पर वो पर का अपना लोप कर दीजिए। तो जो आगता का आ है बस उसका आप लोप कर दीजिए। जैसे ही नदी धन ई हते था, उसमें से भी ई का लोप कर दीजिए, और बधु धन उड़ा था, उसमें से भी ऊ का लोप कर दीजिए, और क्री धन रिकारा था, उसको भी ऐसे पर का जो सामने वाला वर्ण है उसको आप लोप कर दीजिए, ऐसा जानना चाहिए। ये श्लोक आपकी शंका के समाधान के लिए कि भाई जिज्ञासु पढ़ने वाला कभी भी कोई प्रश्न रख सकता है, पूछ सकता है, तो उसके लिए ये व्यवस्था है। तो इतना आपने पढ़ने के बाद में मेन सूत्र अपना 24 नंबर का है, समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, अर्थात समान सवर्ण जो वर्ण है उसको दीर्घ करना है, पहले वाले को दीर्घ करना है, और परस्य माने दूसरा जो सामने वाला है उसका लोप करना है। और लोप करने पर ये हमारी स्वर संधि में दीर्घ संधि हमारे बीच में हो जाती है। वैसे टीकाकार ने भी यहाँ टीका में लिखा था, सर्वत्र ह्रस्वो दीर्घः, सर्वत्र माने सब जगह जो ह्रस्व वर्ण है उसको तो दीर्घ कर देना। और कहते स्वभाव तो ह्रस्व अभावे, कहते जो स्वभाव से ह्रस्व का अभाव हो, यानी कि स्वभाव में दीर्घ हो, तब क्या करना? कहते परलोपा, पर का लोप कर देना चाहिए। उसी के लिए का उत्तम चे, कहते मेरी बात भी मान लो, और बड़े बड़े महान आचार्य भी हमारे बीच में हैं जो क्या कहते हैं, अदीर्घो दिसे दीर्घता पूर्वम दीर्घस्वरम दृष्ट्वा परलोपो विधीयते। अदीर्घ जो अदीर्घ है, अर्थात जो दीर्घ नहीं है यानी कि ह्रस्व है, उसको दीर्घताम याति,
उसमें दीर्घता को प्राप्त हो जाता है। और दीर्घ से दीर्घता नास्ति, और जो दीर्घ है उसको और अधिक दीर्घ मत कर देना। तो क्या करना, कहते पूर्वम दीर्घ स्वरम दृष्टवा, जो पूर्व का दीर्घ स्वर है उसको दृष्टवा माने देखो, और पर लोपो विधीयते, जो सामने वाला है पर वर्ण है उसका लोप कर दीजिए, ऐसा जानना चाहिए। तो लोप कर दिया। फिर हमने जिन जिन शब्दों को, जिन जिन पदों को पृथक पृथक किया था, अलग अलग किया था, उनको जोड़ने का काम करता है व्यंजन मस्वरम परवर्णम नहित। जो अस्वरम व्यंजनम, जो स्वर रहित व्यंजन है, जिसमें स्वर नहीं हो उसी में जोड़ना है। नहीं तो आप चाहते कि स्वर में भी स्वर जोड़ दें। स्वर में स्वर जोड़ेगा तो संधि होगी तभी जुड़ेगा, कोई सूत्र लग रहा होगा तभी जुड़ेगा, अन्यथा नहीं। तो व्यंजन मस्वरम परवर्णम नहित, यो जो हमने अलग अलग किया था उसको सबको जोड़ दीजिए। तो हमने सबको जोड़ दिया। ध्यान रखना, जोड़ने के बाद में जो जो शब्द बने हैं वो 25 नंबर के सूत्र के नीचे सभी बने हुए शब्द मिलेंगे आपको, अलग अलग नहीं मिलेंगे। अलग अलग मिलेंगे 23 नंबर के सूत्र के पहले, क्योंकि पहले मटेरियल आपके बीच में कच्चा आएगा, फिर बीच में सूत्र जो काम करेगा, उसके बाद फिर निर्णय कब हुआ, 25 नंबर का सूत्र जब जो जो अलग अलग किए थे पद उनको जोड़ेगा। तो यहाँ पर सब बना हुआ माले तबाभ्युदया कांतागता ददीदम नदीहते वसुभयो बदूड़ा पृथ्वीश्वा मातृकारेण कृकारेण कृकारा क्रिकारेण इति सिद्धम पदम सिद्ध कर दिया। अब अगला पद क्या है ये भी ध्यान रखना। अब आगे की सूत्र की भूमिका बता रहे हैं। अत्र समाना सवर्णे दीर्घी भवति इत्यादि दीर्घत्वम। फिर और खुलासा कर दिया कि यहाँ सभी प्रयोगों में, अत्र माने यहाँ सभी प्रयोगों में समाना सवर्णे दीर्घी भवति इत्यादि सूत्र के द्वारा दीर्घत्वम दीर्घ किया गया है, ऐसा जाना। अब फिर अगली भूमिका बना रहे हैं होत्री धन ऋकारा। ये प्रयोग फिर हमारे बीच में आ रहा है, ध्यान रखना। ये जैन दर्शन है। जैन दर्शन स्यादवाद और अनेकांत को दर्शाता है। अब आपने लिखा होत्री धन ऋकारा, इसको लिख लीजिए। अब लिखने के बाद में आपने अलग अलग किया, अनतिक्रमण विश्लेषित किया, तो आएगा होत धन रि धन ऋकारा, होत धन रि धन ऋकारा। तो यहाँ पर समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम सूत्र की प्राप्ति हुई। अब जब यहाँ पर समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम सूत्र की प्राप्ति होती है तो उसका वैकल्पिक रूप हमारे सामने आता है ऋति ऋतोर लोपोवा। ये 26 नंबर का सूत्र जो है वो वैकल्पिक है। आप करना चाहे तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये करना और नहीं करना केवल ऋरी के लिए ही है, अन्य किसी के लिए नहीं। तो ऋरी के सामने ऋरी के होने पर ये कह रहा है हो ऋति माने ऋरी के सामने ऋरी के होने पर एक का लोप हो जाता है, अर्थात जो पहले वाली ऋरी है उसका लोप हो जाएगा और दूसरी वाली ऋरी है उसका क्या करेंगे, कहते व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत। तो व्यंजन मत्सरम के द्वारा उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर होत्री धन ऋरी धन ऋकारा, यहाँ पर दो प्रयोग बनेंगे। एक तो समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम वो लगाएंगे तो होत्री कारा बनेगा, और ये ऋति ऋतुर लोपोवा सूत्र लगाएंगे तो एक ऋरी का लोप हो गया है, यानी कि होत्री में जो ऋरी है उसका लोप हो जाएगा और ऋकारा की जो ऋरी है वो व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए से इसमें जुड़ जाएगी। तो पहले रहेगा होत्री कारा और दूसरा हो जाएगा होत्री कारा। तो यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रकरण प्रसंग पूर्णता को प्राप्त होता है और उसमें वैकल्पिक स्थिति जो है, जो वैकल्पिक स्थिति है विकल्प पैदा करती है, उसको भी आपके बीच में दर्शा दिया कि ऋरी के सामने यदि ऋरी है तो आपको समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम से दीर्घ करना है तो दीर्घ कर दीजिए,
और नहीं तो रीति ऋतुर लोपो वा, इस सूत्र से विकल्प से आपको लोप करना है तो लोप कीजिए, दीर्घ करना है तो दीर्घ कर दिए। फिर सामने वाला प्रश्न करता है हम क्या करें, ऐसा दो दो चीजें क्यों बताई जा रही हैं कि दीर्घ भी कर सकते हैं और एक का लोप करके ह्रस्व भी लिख सकते हैं। तो कहते छंद शास्त्र की जब रचना होती है वहां पर ह्रस्व और दीर्घ का बड़ा महत्व है। तो यदि वहां पर कोई आप इस प्रकार की रचना कर रहे हैं जहां पर ह्रस्व वर्ण की आवश्यकता हो तो वहां पर आप ह्रस्व भी रख सकते हैं, और दीर्घ की आवश्यकता हो तो दीर्घ भी रख सकते हैं। लेकिन यह बात केवल रिरी के सामने रिरी के होने पर ही लगेगी, आ के सामने आ के होने पर नहीं, ई के सामने ई के होने पर नहीं, ऊ के सामने ऊ के होने पर नहीं। और लिरी के सामने चलेगी लेकिन लिरी के सामने लिरी हो तो ये नहीं। माने चार जगह तो आपको ये संधि समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम से नित्य करना ही है। पर रिरी के सामने रिरी होने पर आप चाहें तो लोप कर सकते हैं और आप चाहें तो दीर्घ कर सकते हैं। इस प्रकार आप दीर्घ संधि का प्रसंग प्रकरण पूर्णता को प्राप्त होता है। अगले सत्र में हम आपसे मिलेंगे गुण संधि के साथ। तो गुण संधि का नियम धर्म जो हमारे बीच में आएगा उसको हम दर्शाएंगे। आज इतना ही कहकर हम अपने सपनों को विराम देते हैं और अगले सत्र तक के लिए हम आपका इंतजार करते हैं, आपसे आज्ञा चाहते हैं। जय जिनेन्द्र, वंदना और सभी को यथा योग अभिवादन।